नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम और काफी दिलचस्प हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। सवाल यह है कि क्यों एक गैर पंजीकृत मतलब अनरजिस्टर्ड बिक्री समझौता वो संपत्ति का मालिकाना हक क्यों नहीं दिला सकता, भले ही उससे जुड़े बाद के दस्तावेज रजिस्टर्ड हों। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण, ये प्रॉपर्टी डील्स में इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असल मायने क्या है? तो चलिए सीधे इसी पर आते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है। एक प्रॉपर्टी थी, उसके मालिकाना हक पर विवाद था। हाँ। और इसकी जड़ें थी 1982 के एक बिक्री समझौते में। बहुत पुराना, काफी पुराना। और मजे की बात यह है कि ये जो मूल समझौता था वो कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ था। अच्छा, यही है पेंच। हाँ, और जो प्रतिवादी थे, रिस्पोंडेंट, वो इसी पुराने बिना रजिस्टर हुए दस्तावेज के दम पर कब्जा बचाने की कोशिश कर रहे थे। और हैरानी की बात है, हाई कोर्ट ने शुरू में उन्हें कुछ राहत दे भी दी थी। हाँ, ये हुआ था। शायद हाई कोर्ट ने सोचा हो कि कब्जा इतने सालों से है या बाद के कुछ दस्तावेज हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम अलग था। बिल्कुल अलग। यहाँ से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को, आप कह सकती हैं, पूरी तरह पलट दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच थी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर मूल बिक्री समझौता ही रजिस्टर्ड नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि उससे जुड़ा कोई बाद का दस्तावेज रजिस्टर हो गया, उससे मालिकाना हक नहीं मिल जाता। अच्छा, देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसकी धारा 23 है। हाँ। वो साफ कहती है कि कोई भी दस्तावेज जब वो बनता है, एग्जीक्यूट होता है, हाँ। तो उसके 4 महीने के अंदर उसे रजिस्टर कराना होता है। सिर्फ 4 महीने? हाँ, और थोड़ी गुंजाइश है, रजिस्ट्रार चाहें तो जुर्माना लेकर इस टाइम को और 4 महीने बढ़ा सकते। मतलब 4 + 4 8 महीने, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो समय सीमा है, ये काफी सख्त है। लेकिन ये 4 + 4 महीने, ये तो काफी कम वक्त लगता है, खासकर अगर कोई पुराना दस्तावेज हो या कोई और दिक्कत हो। हाँ, लगता तो है। इसमें कोई मतलब छूट या कोई अपवाद जैसा कुछ नहीं है? नहीं, इस मामले में कोर्ट ने इस समय सीमा को बहुत गंभीरता से लिया। अच्छा, और फिर वो जो बात थी कि प्रतिवादी ने दावा किया था कि 1982 वाले समझौते को 2006 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने वैध कर दिया था, वैलिडेट कर दिया था, उसका क्या हुआ? हाँ, ये एक और एंगल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी कोई कानूनी वजन नहीं दिया। अच्छा, क्यों? कोर्ट का तर्क सीधा था कि 2006 की ये जो भी कथित प्रक्रिया हुई, उससे 1982 की जो मूल कमी थी, यानी रजिस्ट्रेशन ना होना, वो दूर नहीं हो सकती जब तक कि दोनों पार्टियों के बीच कोई नया लेन देन या नया समझौता ना हुआ हो, और वो नया समझौता अपने आप में वैध हो और रजिस्टर्ड हो। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं लगभग कोट कर रही हूँ, 1982 का समझौता, चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर से बनाया गया हो, वो वैध मालिकाना हक नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए कि बाद में कोई दस्तावेज रजिस्टर कर लिया गया था। समझ गया। मतलब आप बाद में किसी ऐसी दीवार पर पेंट कर दें जिसकी नींव ही न हो, तो वो मजबूत नहीं हो जाती। वाह, ये तो मतलब 2006 के उस पूरे कवायद का कोई मतलब ही नहीं निकला। नहीं, कानूनी तौर पर नहीं। ये तो काफी सख्त व्याख्या है कानून की। तो अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस फैसले का आम खरीदार या मालिक के लिए क्या मतलब निकलता है? देखिए, इसका सीधा और साफ मतलब है कि प्रॉपर्टी के लेन देन में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, खासकर रजिस्ट्रेशन, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये मालिकाना हक की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है, नींव है। सही। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक सरकारी ठप्पा नहीं है, इससे एक पब्लिक रिकॉर्ड बनता है। कोई भी देख सकता है कि प्रॉपर्टी पर कानूनी हक किसका है। इससे धोखाधड़ी, भविष्य के झगड़े, इनकी गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर आपका कब्जा ही एक गैर पंजीकृत बिक्री समझौते पर आधारित है, तो आपको कब्जे से बेदखली मतलब डिस्पोजिशन के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। भले ही बाद में आप उसका बीमा करा लें, टैक्स भर दें, कानूनी तौर पे गाड़ी आपके नाम नहीं है जब तक वो मूल खरीद रजिस्टर न हो। बिल्कुल सही उदाहरण, समझ गया। तो निचोड़ ये है कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाए, तो जो सेल एग्रीमेंट है उसका तय समय में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बेहद जरूरी। बाद में किसी और रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लेने से वो शुरू वाली कमी पूरी नहीं होती। नहीं होती। ये वाकई ध्यान रखने वाली बात है।
और ये जो फैसला है ये महनूर फातिमा, इमरान व अन्य बनाम मैसर्स विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य केस में आया है। हाँ, बिल्कुल। और ये फैसला एक और अहम बात पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? अक्सर प्रॉपर्टी डील्स में, खासकर जहां पुराने दस्तावेज हों, लोग शुरू की कानूनी कार्रवाई को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन ये मामला दिखाता है कि ऐसी लापरवाही के कितने गंभीर और दूर तक जाने वाले नतीजे हो सकते हैं। सही कहा। ये हमें ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी जांच पड़ताल की अहमियत याद दिलाता है। तो एक सवाल मन में आता है कि क्या हमें किसी प्रॉपर्टी का इतिहास खंगालते समय सिर्फ आजकल के दस्तावेजों पर ही भरोसा करना चाहिए, या फिर हर पुरानी कड़ी की कानूनी वैधता को भी गहराई से परखना चाहिए? अच्छा सवाल है। पुराने सौदों में ये मान लेना कि सब ठीक ही होगा, ये कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, इस पर सोचना जरूरी है।